चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, समानता का अर्थ क्या है? व्हाट डज इक्विटी मीन्स? आपका ऑप्शन है एक जैसे हों, सभी एक जैसे हों, एवरीवन इज द सेम। ऑप्शन बी आपका जो है, सभी को समान अधिकार और अवसर मिले, ठीक, यानी कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक। ऑप्शन सी जो है आपका, सभी अमीर हो, यानी एवरीवन इज रिच। ऑप्शन डी जो है, सभी धर्म एक माने जाएं, यानी कि सभी एक धर्म माने, एवरीवन फॉलोज वन रिलीजन। यहाँ समानता का अर्थ क्या है? चलिए, आप लोगों की तैयारी तो हो चुकी होगी, आप सब ये पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ ही चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट करके बताइए और हमें बताइए कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को देखा था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, जिनका कुछ लोगों का उत्तर सही भी था और कुछ लोगों का गलत भी था। तो आप लोग पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिए और अपना रिवीजन कीजिए, और जो प्रश्न आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उस प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिए और अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ने ये तो देख ही चुका है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया था कि ये क्या सीरीज़ चल रहा है हमारा। ये MCQ का सीरीज़ है फ़िलहाल, जो कि NCERT के बुक पे आधारित है, चैप्टर वाइज। ये फ़िलहाल पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति का क्लास 9th का जो है चैप्टर 2 का MCQ है, ठीक। ये आपके बोर्ड पेपर प्रैक्टिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना किसी समय की देरी के हम अपने अगले प्रश्न पे, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड जो हमारा MCQ रहेगा, हम देखेंगे कि केस पे आधारित हम देखेंगे। इससे क्या होता है कि हम अपना रिवाइज भी कर पाते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख पाते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़े हैं, जो भी अध्याय पढ़े हैं, उससे हम कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं या कितने प्रश्नों का हम उत्तर देने में सक्षम हैं। इससे आप और रिवाइज करने के लिए तैयार हो पाएँ। खुद को जांचिए और ज़रूर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर कमेंट में देना है पहले, या खुद से पहले उसका आंसर करना, फिर आंसर देखना है। तो चलिए, हमारा जो पहला जो है केस जो है, सत्ता और संविधान। और इस बार से आप लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ ये रहा इस वीडियो में कि हमने इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि उन बच्चों को भी समस्या ना आए जो इंग्लिश माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपना लाभ उठा पाए। यानी ये वीडियो अब जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक। मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगा, इंग्लिश में भी बोल दूँगा, लेकिन ये दोनों के लिए है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपना रिवाइज कर सकता है, कोई भी छूटे ना। तो चलिए ये शुरू करते हैं। एक देश में सरकार सभी निर्णय स्वयं लेती है। सरकार क्या करती है? कोई भी निर्णय स्वयं लेती है। नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनको अपने अधिकार की जानकारी क्या है? तो नहीं है, उनको अधिकार की जानकारी नहीं है। और सरकार पर कोई सीमा नहीं है, और सरकार पर भी कोई जवाबदेहिता या कोई सीमा नहीं है कि आपको ये कार्य को इतना समय तक करना है या आपको इस कार्य को करना है। यही चीज़ इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है, इन अ कंट्री द गवर्नमेंट टेक्स ऑल डिसीजंस ऑन इट्स ओन, सिटीजन्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देयर आर नो लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्ति पे कोई लिमिट नहीं है। अभी इस पे आधारित हम चलिए प्रश्नों को देखते हैं, और इन प्रश्नों का आप उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, और दे पा रहे हैं तो उसका उत्तर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। ऐसी स्थिति में संविधान की सबसे बड़ी कमी क्या है? यानी हम जो केस अभी पढ़े उस स्थिति में पूछ रहा है कि संविधान की सबसे बड़ी कमी क्या है। व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सिचुएशन? आपका ऑप्शन है सरकार की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स, तेज निर्णय प्रक्रिया फास्ट डिसीजन मेकिंग, या मजबूत सेना स्ट्रॉन्ग आर्मी।
इसका उत्तर जरूर आप लोग कमेंट में दीजिए। फिलहाल मैं इसका उत्तर दे देता हूं। इसका ऑप्शन बी उत्तर होगा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स। ठीक, तो संविधान की सबसे बड़ी इसमें कमी क्या है? तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं है इसमें, जैसे कि साफ साफ हमने वहाँ पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, चलिए अब मैं जो है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल हो तो, और नहीं हो तो भी कर दीजिएगा ताकि मेरा हेल्प हो जाए। ठीक, और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, उससे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हमारा दूसरा प्रश्न जो है, संविधान सरकार की शक्ति को सीमित क्यों करता है? संविधान जो है सरकार की शक्ति को सीमित क्यों करता है? तो इसका जो ऑप्शन है अगले स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए जो है सरकार को कमज़ोर करने के लिए, ऑप्शन बी है नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन सी है न्यायपालिका को हटाने के लिए, या ऑप्शन डी है कानून समाप्त करने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में पहले ज़रूर कीजिएगा या आप लोग खुद करके ज़रूर देखिएगा, फिर आंसर देखिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए जो है हमारा यहाँ ये आंसर होगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे फिर हमारा जो है केस है प्रस्तावना के वैल्यू यानी कि प्रस्तावना के मूल, वैल्यूज ऑफ द प्रियम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। ठीक, अब इस आधार पर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में यहाँ से रीड कर सकते हैं और अपना आंसर इंग्लिश में भी पढ़ के वो दे सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? वाई इज द प्रियम्बल कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है प्रियम्बल को? ऑप्शन ए है यह सबसे छोटा भाग है, क्या इसलिए हम कहते हैं? या ऑप्शन बी यह संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाता है। ऑप्शन सी है इसमें कानून नहीं है, प्रस्तावना में कानून नहीं है इसलिए क्या इसको बोलते हैं आत्मा संविधान की। या ऑप्शन डी यह केवल भूमिका है, या सिर्फ भूमिका होने के कारण इसको कहीं हम आत्मा तो नहीं कह देते हैं, जैसे आपका आत्मा होगा। अब हम उस आत्मा को आत्मा क्यों बोल रहे हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा ना। उसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना को आत्मा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिए। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाता है, यानी आप प्रेम्बल पढ़ करके संविधान के बारे में समझ सकते हैं कि संविधान आखिर हमारा बता क्या रहा है, संविधान के अंदर हम क्या जानने जा रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा खाका जो है शुरू में ही दे दिया गया है, ताकि आप पढ़ करके ये पता कर सके पढ़ करके कि हम संविधान में क्या हमको मिलने वाला, संविधान हमें किन किन अधिकारों से अवगत कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अर्थ क्या है? व्हाट डज इक्विटी मीन? यही क्वेश्चन हम पहले शुरू में पूछे थे आपसे, और आप सभी ने आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं किन किन भाइयों का आंसर सही है, यानी किन किन भाइयों, किन किन दोस्तों और किन किन विद्यार्थी का आंसर सही है। इसका ऑप्शन ए था एक, सभी एक से जैसे हों, सभी को समान अधिकार और अवसर मिले, सभी अमीर हो या सभी एक धर्म के हो तो नहीं, सभी एक जैसे हो ये भी नहीं कहता है, सभी अमीर हो ये भी नहीं होगा, सभी एक धर्म के हो ये भी नहीं होगा। तो बच गया हमारा ऑप्शन बी, सभी को समान अधिकार और अवसर मिले, इसी को समानता कहते हैं हमारे संविधान के दृष्टिकोण से। समानता का अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि हम सबको समान चीज़ें उपलब्ध करा दें, कैसे करा देंगे? सबकी पृष्ठभूमि तो एक नहीं होती है ना। तो जिस समानता का मतलब ही ये बताया गया है कि हम उन लोगों को उनके परिस्थिति के अनुसार से अधिकार और अवसर देंगे, ताकि वो उस स्थिति में आ सके जहां आप हैं। आप पहले माले के घर पर रह रहे हैं, कोई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है, और बोला जाए कि आप लोग रेस कीजिए, या आपको आगे खड़ा कर दिया जाए और आपसे 100 मीटर पीछे किसी को खड़ा करके बोला जाए आप 100 मीटर की रेस कीजिए और देखते हैं कौन आगे आता है, तो फिर ये तो समानता नहीं हुआ ना। सबको समान तो अवसर मिल रहा है 100 मीटर दौड़ने की, लेकिन उसके लिए तो 200 मीटर हो गया जो आपसे पीछे है। तो उसको एक लाइन देने के लिए सभी को समान अधिकार और अवसर मिले,
ये चीज़ बताया गया, यानी कि इसका कतई मतलब नहीं है सभी एक जैसे हैं या सभी अमीर हो या सभी एक धर्म को माने, इस सब को समानता नहीं बोलते हैं। हमारा अगला केस जो है धर्मनिरपेक्षता। एक देश में सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती और सभी धर्मों को समान सम्मान देती है, यानी समान यानी इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि आपको समान सम्मान देती है। इन अ कंट्री द गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एंड गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। ठीक, अब इसके आधार पे हम अपने आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आप इसमें जो भी शब्दावली उसको ध्यान दे करके पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे आंसर दीजिए। देखिए बिना देखे आप लोग इसका आंसर कर देंगे। यह देश किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, मतलब जो इस केस में यहाँ पे चर्चा किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि यह देश किस सिद्धांत का पालन कर रहा है भाई। ऑप्शन ए है आपका समाजवाद का, ऑप्शन बी है संघवाद का, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षता का, ऑप्शन डी है तानाशाही का। तो आपको बताना है कि हमारा जो ये संविधान है किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता का फॉलो कर रहा है, यानी कि ये देश जो है सिद्धांत जो है धर्मनिरपेक्षता का फॉलो कर रहा है और भारतीय संविधान भी इसको फॉलो करता है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिए। आप लोगों ने जो भी इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा इस चीज़ को जान रहे हैं आप। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ सेकुलर स्टेट। ऑप्शन ए आपका है धर्म का विरोध करना, ऑप्शन बी है राज्य का कोई धर्म नहीं है केवल बहुसंख्यक धर्म, ऑप्शन डी जो है धर्म आधारित कानून। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में दीजिए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म को नहीं अपनाना, यानी कि राज्य जो है किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा और सभी धर्मों को समान सम्मान देगा और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेगा। तो इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अगला जो है केस जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। लंबे नस्लीय संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका ने आपसी सहमति से लोकतांत्रिक संविधान बनाया, यानी कि वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद यानी नस्लीय संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी आपसी सहमति से क्या किया, लोकतांत्रिक संविधान बनाया। अब इस पे आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। इस उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है। व्हाट रिलेशन टू डू वी लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए संघर्ष से लोकतंत्र संभव नहीं, ऑप्शन बी है समझौते से लोकतंत्र बन सकता है, ऑप्शन सी है केवल सेना से शांति आती है, या ऑप्शन डी है संविधान अनावश्यक, यानी संविधान का कोई कार्य नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। फिलहाल मैं आपका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, समझौते से लोकतंत्र बन सकता है। हाँ, जो है समझौते से लोकतंत्र बन सकता है। ठीक, ऑप्शन आगे के क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। व्हाई इज द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सबसे छोटा संविधान है, क्या इसलिए। ऑप्शन बी है शांति और समानता पर आधारित है, क्या इसलिए। ऑप्शन सी है केवल श्वेत लोगों के लिए है, क्या इसलिए। या ऑप्शन डी सेना द्वारा बनाया गया है, इसलिए। क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है भाई। तो इसका आंसर जो है फिलहाल मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शांति और समानता पर आधारित है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे में जो है हमारा केस है संविधान सभा और नेतृत्व, यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड लीडरशिप।
थोड़ा गला खराब होने के कारण मैं इसको पढ़ नहीं पाया, ठीक ना। संविधान सभा और नेतृत्व, यानी कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लीडरशिप, ठीक। संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई जो क्या किया, संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब इस पे आधारित हम आगे के प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ठंडी के कारण खांसी हो गया है जिससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपका प्रश्न जो है आगे की, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, संविधान निर्माण चैप्टर जो पढ़ा होगा वो जरूर इसका आंसर देगा। जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा वो जरूर इसका आंसर देगा। फिलहाल मैं आप लोगों का इसका आंसर बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट में कीजिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शन ए सरकार चलाना, या ऑप्शन बी नागरिकों के लिए नियम तय करना, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक संविधान बनाना, या ऑप्शन डी चुनाव कराना। क्या था भाई, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक संविधान बनाना, ना कि सरकार चलाना। संविधान सभा बैठकर क्यों भाई संविधान चलाएगी, उसके लिए सरकार बैठेगी ना। संविधान सभा तो संविधान पर कार्य करेगी, संविधान बनाएगी, वो रूल और नियम रेगुलेशन बनाएगी जिससे सरकार चल सके, नागरिक अपने अधिकारों को पहचान सके। तो इस काम के लिए वो थे, तो वो काम अपना उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान बनाने हेतु संविधान सभा को गठित किया गया, यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान बनाना, लोकतांत्रिक संविधान बनाना। आगे इस प्रश्न देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका वो लास्ट आंसर वो प्रश्न था। चलिए, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप यहाँ तक बने रह गए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आगे आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कमेंट कीजिए। मैं उस प्रकार से आप लोग को वीडियो दूंगा। इस वीडियो में मैंने उन सभी बच्चों के लिए भी मैंने कोशिश किया जो इंग्लिश मीडियम से हैं, और इसमें मैंने इंग्लिश भी ऐड किया है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।